गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन स्टार्ट किया था हमने कल। लेसन था हमारा तीसरा लेसन, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, जिसमें पहला कीट अपन ने कातरा पढ़ा था और उसके बाद सफ़ेद लट की चर्चा की थी। ठीक है, आज अपन तीसरा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा कीट कौन सा है? टिड्डा या फड़का, लोकस और ग्रासहोपर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कीटों का जो संघ है वो कौन सा है? कीटों का संघ है आर्थ्रोपोडा, और वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। ठीक है, तो ये इनके वर्गीकरण में संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोप्टेरा, कुल एक्रिडिडी और वैज्ञानिक नाम क्या है? शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया इसका वैज्ञानिक नाम। अब देखिए, टिड्डा फड़का सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है, यानी सभी चीज़ों को खाने वाले की श्रेणी में आता है। ठीक है, तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में जाना जाता है। अंडरलाइन करना या फिर अपने नोट्स में ये लिखना आराम से कि अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में किस कीट को माना जाता है? किसको? टिड्डा या फड़का। विश्व में फड़कों की लगभग 5000 प्रजातियाँ, 5000 प्रकार के फड़के पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से केवल 9 प्रजातियों को टिड्डी की संख्या दी गई है। 5000 में से केवल 9 को क्या? टिड्डी की संख्या दी जाती है। और भारत में टिड्डी मुख्यतः 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत में 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, आपको पता है। टिड्डी आपने सुना होगा, टिड्डी दल आया है, खेतों को पूरा नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं अपन, वो भी देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान में, भारत में 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है टिड्डी की। पहली तो है रेगिस्तानी टिड्डी। ठीक है, रेगिस्तानी टिड्डी अत्यंत विनाशकारी है, बहुत ही ज़्यादा विनाश मचाती है ये। ठीक है, और रेगिस्तानी टिड्डी शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसी रेगिस्तानी जो टिड्डी है उसको किस नाम से जाना जाता है? शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया के नाम से जानी जाती हैं। यह प्रजाति विश्व के 70 विभिन्न देशों में लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, वो भी 70 देशों में मिला के। ठीक है, फिर है दूसरी हमारी प्रवासिनी टिड्डी। यह टिड्डी क्या करती है? देखें, प्रवासिनी टिड्डी, यह प्रजाति लोकस्टा माइग्रेरिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोकस्टा माइग्रेटोरिया, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यह वर्षा में 2 बार प्रजनन करती है और इसकी अनेक पीढ़ियाँ होती है। और एक वर्षा में ये 2 बार प्रजनन करती है। ठीक है, फिर है बम्बईया टिड्डी। भारतवर्ष में टिड्डी की यह प्रजाति पतंगा सक्सिंक्टा, ठीक है, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। गुजरात से लेकर तमिलनाडु जो है राज्य, उसके बीच सक्रिय रहती हैं। और इसके वयस्क डेजर्ट लोकस से छोटे होते हैं। डेजर्ट लोकस जो, यानी जो रेगिस्तानी टिड्डी होती हैं, उससे ये आकार में छोटी होती है वयस्क। इसकी वर्ष में 1 पीढ़ी आती है। अब प्रावस्था सिद्धांत क्या है? रेगिस्तानी टिड्डी मुख्यतः 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है। 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, पहली है एकल प्रावस्था। इस प्रावस्था में टिड्डी की संख्या विरल होती है, यानी कम होती है। टिड्डी का जो दल होता है ये ज़्यादातर झुंड में रहती है। ठीक है, दल में रहती हैं। ठीक है, ग्रुप में। तो इसका जो ग्रुप होता है उसमें संख्या कम होगी टिड्डी। एकल प्रावस्था में अर्भक क्या होते हैं? हरे रंग के एवं वयस्क धूसर रंग के। इनके जो अर्भक होते हैं, जो लटकी अवस्थान होती है, वो तो होती है कितनी हरे रंग की, और इसके जो वयस्क होते हैं वो धूसर रंग के होते हैं। एक साधारण फड़के की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है युति प्रावस्था। इस अवस्था में टिड्डी के अर्भक शिशु भारी संख्या में तथा समूह में पाए जाते हैं। भारी संख्या में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और समूह में पाए जाते हैं। युति प्रावस्था में अर्भक जो होता है वो काले रंग के होते हैं और निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक उड़कर जाते हैं, गमन करते हैं। निश्चित पट्टियों में, यानी पूरा ऐसे गोल गोल नहीं, एकदम एक सीधी रेखा में चलते, पट्टी बना के चलते हैं। इस प्रावस्था में अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, अर्भक काले रंग के, जो अपरिपक्व वयस्क होता है वो गुलाबी रंग का,
और विकसित वयस्क में परिवर्तन होते ही ये किस में बदल जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जो रूपांतरण होता है, एकल से युति प्रावस्था के मध्य आने वाली अवस्था को ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, टिड्डी की ये जो एक प्रावस्था है, एकल प्रावस्था से युति प्रावस्था में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो एकल से युति जो प्रावस्था है, इसके मध्य आने वाली जो एक बीच की अवस्था होती है उसे ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट लगा के, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकल से युति प्रावस्था के मध्य यानी टिड्डे के अंदर एकल से युति प्रावस्था के मध्य आने वाली जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट अवस्था कहते हैं। ठीक है, एकल प्रावस्था वाली टिड्डी एक साधारण फड़के की तरह प्रजनन करती हैं तथा अंडे अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। इसे अंडे अलग अलग दूरी पर देते हैं और साधारण सा प्रजनन करती है। पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुकूलता रहने पर टिड्डी का एकल प्रावस्था से युति प्रावस्था में रूपांतरण होता है। अगर परिस्थितियां बढ़िया रही तो क्या होता है, इनका रूपांतरण होता है एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में। ठीक है, इस प्रावस्था में सघन प्रजनन होने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रावस्था में क्या होता है कि युति प्रावस्था में सघन प्रजनन होने के कारण, सघन प्रजनन मतलब बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रजनन होता है, तो इनकी संख्या क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है और लंबी उड़ान भरने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे क्या है, लंबी उड़ान भरते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रावस्थाओं में टिड्डी स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार और रंग में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। टिड्डी इन तीनों प्रावस्थाओं में अलग अलग होती है, एकल, युति, फिर जो प्रजनन की प्रावस्था होता है, तीनों में इनका आकार भी अलग होता है, स्वभाव भी अलग होता है, शारीरिक बनावट भी अलग होती है, रंग भी अलग होते हैं। पोषक पौधे कौन कौन से हैं, कौन से पौधों को ये खाती है? खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों में जैसे बाजरा, मूंगफली, मिर्च, गंवार, मूंग, सब्जियां, फल, वृक्षों की पौध इससे प्रभावित होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा ये इन्हीं को खाती है। क्षतिग्रस्त क्षति एवं महत्व क्या क्या है तो देखिए, टिड्डे के अर्भक और वयस्क दोनों की क्षतिकारक अवस्थाएं हैं। टिड्डी के जो अर्भक होते हैं, अर्भक हो भले वयस्क हो, दोनों ही क्या होते हैं, क्षतिकारक अवस्था में आते हैं, यानी दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर को छोड़कर किसी भी वनस्पति को संपूर्ण खा सकती है। किन किन को नहीं खाती है? आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम, अंजीर, इन सब को छोड़ दे तो इनके अलावा तो कोई भी फसल सामने खड़ी हो सबको ये संपूर्ण रूप से, पूरा रूप से खा लेती है। ठीक है, क्षति की मात्रा कीट की संख्या पर निर्भर करती है। कीट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जीवन चक्र क्या है? देखिए, टिड्डी के लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं। ठीक है, इनके जो परिपक्व वयस्क होते हैं वो पीले रंग के होते हैं तथा मैथुन क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं, और मैथुन क्रिया के लिए तो तत्पर रहते हैं। मादाएं अंडे देने के लिए बलुई मिट्टी पसंद करती हैं। मादाएं जो जमीन के अंदर अंडे देती हैं वो कैसी मिट्टी पर देती है? बलुई मिट्टी इनको ज़्यादा पसंद आती है। अंडे दे के भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर दिए जाते हैं। जो अंडे होते हैं वो भूमि में कहाँ दिए जाते हैं? 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में 50 से 150 तक, यानी 50 से 150 तक के समूह में देती है। कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 एक साथ अंडे देती है। एक मादा 500 तक अंडे दे सकती हैं, यानी एक मादा 500 तक अंडे देती हैं। और अंडे चावल के दाने के समान पीले रंग के होते हैं। इनके अंडे कैसे होते हैं? चावल का जो दाना होता है, ठीक है, छोटा सा, उसके समान पीले रंग के होते हैं और 7 से 8 मिलीमीटर लंबे पाए जाते हैं, 1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। अंडों का जो प्रस्फुटन काल है वो 10 से 40 दिन का होता है, यानी अंडे देने के बाद वह 10 से 40 दिन के अंदर क्या होता है, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर वो अंडे फूटते हैं, उनके अंदर से लार्वा निकलता है। अंडों से दे के क्रमी आकार के लट भूमि से बाहर आकर अर्भक में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडों से जो क्रमी आकार के, यानी लटों के फीते के आकार के, ठीक है, उनके आकार की लटें जो होती है वो भूमि के बाहर आकर अर्भक में बदल जाती है। ये अर्भक 5 बार त्वचा का निर्मोचन करते हैं। देखिए कितनी बार? 5 बार। एक बार अपन ने कहीं पढ़ा था पिछली क्लास में 6 बार निर्मोचन करता है कातरा, ठीक है, त्वचा का निर्मोचन करता है, यानी अपने ऊपर से त्वचा उतारता है, लट, ठीक है। निर्मोचन करके 3 से 10 सप्ताह में वयस्क में बदल जाता है, ठीक है। अंडे देने के बाद 10 से 40 दिन के अंदर तो अंडे फूट के उनमें से लटें आती हैं, और लटे से वो अपने लटें क्या करती है, बाद में 3 से 10 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर क्या करती है, पूरी विकसित हो जाती है।
जो पूर्ण विकसित वयस्क होता है वो 10 से 15 दिन में लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, पूरा विकसित होता है वो हो जाने के बाद ये 10 से 15 दिन में लैंगिक रूप से पूरा विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाता है और प्रजनन प्रारंभ कर देता है। टिड्डे वर्ष में 2 बार ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंडे देती है। जो टिड्डी होती है वो 2 बार अंडे देती है एक वर्ष में। ठीक है, एक तो गर्मी और एक सर्दी के ऋतु में। ठीक है, ये देखिए इधर जीवन चक्र, ये अंडा। ठीक है, अंडे से फिर क्या, छोटा सा अंडे, ये चावल के दाने के समान, फिर यहाँ से लट्टे निकलती है फूटने के बाद, फिर ये अर्भक में बदलता है, फिर अर्भक धीरे धीरे विकसित होकर प्रौढ़ मादा अंडे देते हुए नीचे बताई गई है। ठीक है, अब प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं खेतों में जब हमारे आ जाए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको ये आते हैं और हर बार आते हैं हमारे साथ। आपने देखा होगा कई सारे झुंड में टिड्डी दल आ गए, न्यूज़ में कई जगह दिखाया जाता है। तो इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, खेतों के अंदर सस्य प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। देखो, रात्रि में और सूर्योदय से पूर्व एक जगह एकत्रित अर्भकों व वयस्कों को आग की लपट फेंकने वाले यंत्र से जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रात में और सूर्योदय में क्या से पहले क्या होता है, ये एक जगह एकत्रित रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। तो जहाँ ये एकत्रित होते हैं वहाँ आग की लपट फैलने वाला जो यंत्र होता है, यानी जो आग निकालता है वो यंत्र, उस फ्लेम थ्रोअर से जलाकर क्या कर देना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए। फसलों में होने वाले नुकसान को 0.1% नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करके बचाया जा सकता है। नीम की निम्बोली का जो तेल होता है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में जिसे गुट्टे कहते हैं, ठीक है, उन निम्बोली के जो तेल हैं, तेल उनको पीस कर तेल निकाला जाए और फिर उस तेल का क्या, फसल पर छिड़काव करके अपन क्या कर सकते हैं, इनसे बचा सकते हैं। नीम का क्यों, क्योंकि ये नीम को नहीं खाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ देखे इधर पढ़ा था, आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर, इन 5-6 को छोड़कर ये बाकी सब फसलों को खाते हैं। अब जैविक प्रबंधन देखिए, ट्रॉक्सप्रोसेरस नामक भृंग इसके अंडे खाकर नष्ट कर देता है। एक ट्रॉक्सप्रोसेरस नामक कीट होता है, इस कीट का भृंग होता है, वो क्या करता है, इसके अंडे खाकर नष्ट कर देता है। फिर देखिए बैसिलस थुरिंजियस, बीटी, बैसिलस थुरिंजियस बैक्टीरिया भी टिड्डी के जैविक नियंत्रण में, ये बैक्टीरिया भी क्या करता है, टिड्डी को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे देखिए, मैना और तीलियर पक्षियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देकर इनका जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। मैना है, ठीक है, और जो तीलियर पक्षी होता है उनको अगर अपन पाले हमारे खेत में तो वो टिड्डियों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जब भी टिड्डी हमारे खेत में आएगी ये इनको खाकर नष्ट कर देंगे। अब दवाइयों का छिड़काव कौन से कर सकते हैं जब टिड्डी आए रासायनिक प्रबंधन में। कीट का जो प्रजनन स्थल हमें पता चला कि यहाँ इनका प्रजनन स्थल है, ठीक है, तो चारों ओर क्या करें, गहरी नाली खोदकर उसमें 2% लिंडेन चूर्ण का बुरकाव कर देने से नवजात अर्भक को नष्ट किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर इनका प्रजनन स्थल है तो इसके चारों तरफ नाली खोद दी, ठीक है, और उसमें अपन ने क्या बुरकाव कर दिया है, लिंडेन चूर्ण। क्या बुरकाव किया है, लिंडेन चूर्ण का बुरकाव करके अपन क्या कर सकते हैं, इसका नवजात अर्भक को, जो नवजात अर्भक होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्भकों के रास्ते में सुबह सायंकाल जहरीला चारा जैसे गेहूं की भूसी, जहरीला चारा कौन सा, जो गेहूं की भूसी होती हैं, सोडियम फ्लोसिलिकेट, पेरिस ग्रीन नामक विष व थोड़ा सा सीरा क्या करें, मिलाकर फैला देते हैं, जिसको खाकर ये अर्भक नष्ट हो जाते हैं। अर्भक जहाँ से आते जाते हैं उनके रास्ते में अगर अपन ये करें, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा कीट जिसका नाम है चने का फली छेदक रोग। ठीक है, चने का फली छेदक, तीसरा जो था का टिड्डी या फड़का। अब अपन पढ़ेंगे चने का जो फली छेदक रोग है। देखिए चने का जो फली छेदक रोग क्या होता है, ठीक है। अब ये भी एक कीट है जो क्या करता है, चने की जो फलियां होती हैं उनको खाता है, नाम से पता चलता है। ठीक है, संघ इनका वही है आर्थ्रोपोडा, वर्ग इनका इंसेक्टा, ठीक है, गण कौन सा है, लेपिडोप्टेरा, कुल कौन सा है, नोक्टियोडी, और वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है,
ये एक सर्वभक्षी कीट एवं सर्वव्यापी नाशी कीट है। ये सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाता है और सर्वव्यापी यानी सब जगह नाश करता है। सिर्फ एक कोई देश इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। अमेरिका में जो है ये एक कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट है। कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है अमेरिका के अंदर। वहाँ पर इसे कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है। जो चने का फली छेदक रोग है ग्राम पोर्ट बोरर, ठीक है, उसको अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? कॉटन बॉलवर्म। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का सवाल कि कॉटन बॉलवर्म के नाम से किस चीज अमेरिका के अंदर चने का फली छेदक रोग किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे लक्षण क्या क्या है इसके लक्षण की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए लक्षणों की चर्चा करें तो देखिए इसके वयस्क पुष्ट जैतूनी धूसर, इसके जो वयस्क होते हैं वो पुष्ट होते हैं यानी हट्टे कट्टे दिखते हैं, कहने का मतलब पुष्ट जैतूनी धूसर या लाल भूरे रंग के रात्रिचर शलभ होते हैं। रात्रिचर शलभ है, लाल भूरे रंग के, रात में विचरण करने वाला। इसके पूर्ण विकसित गिडार जो कैटरपिलर होते हैं वो लगभग 35 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इनका रंग हल्का पीला हरा या हल्का पीला भूरा होता है, ठीक है। पार्श्व में लंबवत पट्टियाँ पाई जाती है, साइडों में इसकी लंबवत क्या होती है? पट्टियाँ पाई जाती है या धाराएं पाई जाती है, रेख। कौन कौन सी फसलों को अब ये खाते हैं, नुकसान करते हैं? तो देखिए चना, मटर, कपास, अरहर, मक्का के कच्चे भुट्टे, जवार, सूर्यमुखी, भिंडी, टमाटर, तंबाकू आदि इसके प्रमुख पोषक तत्व हैं, ठीक है। अब सती नुकसान कैसे पहुंचाते हैं ये? सती एवं महत्व, यह कीट लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहता है, पूरे साल सक्रिय रहता है। प्रारंभ में इस कीट की लट चने की पत्तियों व कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभ में तो जो इसकी लट होती है इस कीट की, वो चने की जो पत्तियां होती हैं और कोमल टहनियाँ होती हैं मुलायम, उनको नुकसान पहुंचाती है पहले तो, ठीक है। और बाद में ये कहाँ पहुंच जाती हैं? वयस्क होने के बाद कलियों, फूलों तथा फलियों पर आक्रमण करती है, ठीक है। फसल में फलियां आ जाने पर सुंडी छिद्र करके अंदर घुस जाती है। इनकी जो लट होती है ना, वो सुंडी छिद्र करके क्या कर देती है? अंदर घुस जाती है, ठीक है। इसके फसल में फलियां आती है जैसे, तथा दानों को खा जाती है, अंदर घुस जाती है और हमें पता ही नहीं चलता और अंदर से वो दानों को खाती रहती है, ठीक है। एक सुंडी वयस्क बनने से पूर्व लगभग 40 से 50 फलियों को क्षति पहुंचा देती है। एक जो वयस्क बनने से पहले 40 से 50 फलियों को तो खा ही जाती है हमारे। चने के अतिरिक्त इस कीट की सुंडी टमाटर के फलों के अंदर घुसकर गुद्दे को खा जाती है और टमाटर के अंदर भी फल के अंदर घुसकर ये अंदर वाला भाग तो खा जाती है, फलों में छेद कर देती है। इस कीट के प्रकोप से टमाटर में 30 से 60% तक फल खराब हो जाते हैं। ये कीट का प्रकोप जब अपन टमाटर की फसल पर होता है तो 30 से 60% तो ऑलमोस्ट खराब हो ही जाती है फसल। जीवन चक्र क्या है? देखिए चने की फसल में प्रौढ़ शलभ नवंबर के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। जो प्रौढ़ शलभ होते हैं वो नवंबर के प्रारंभ में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी समय मादा शलभ मैथुन क्रिया कर पौधे की कोमल और शीर्ष टहनियों, पत्तियों, फलियों, फूलों पर अलग अलग अंडे देती है। इसी समय जो मादा शलभ होती हैं वो क्या करती हैं? मैथुन क्रिया करती हैं और उसके बाद पौधे के जो कोमल भाग है, कोमल और शीर्ष टहनियाँ हैं, पत्तियाँ, कलियाँ, फूलों पर अपने अंडे देती है और अलग अलग देती है, ठीक है। एक मादा दे के अपने जीवन काल में 500 से 1000 तक अंडे देती है। कितने? 500 से 1000 तक। इन अंडों से 2 से 4 दिन में शिशु सुंडी निकल जाती है। 2 से 4 दिन ही लगते हैं और इसके अंदर से लट निकल जाती है, ठीक है। और अंडे के निकलने के बाद गिडार जो होता है हल्के रंग व 2 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर लंबी होती हैं। इसके जो लट निकलती हैं ये देखिए, ठीक है, वो गिडार, ये लार्वा अवस्था, ठीक है। अंडों से निकलते ही गिडार पौधे की कोमल पत्तियां खाती है। जो गिडार अंडे से निकला है वो निकलते ही भूखा ही पैदा होता है जैसे, ठीक है। निकलते ही अंडे पत्ते कौन खाने लग जाता है। थोड़ी विकसित हो जाने पर फूलों तथा फलों को खाने लगती है। थोड़ी और विकसित हो जाती है तो फिर फूलों फलियों पर आ जाती है, ठीक है। सुंडी अपने सिर को फली में धंसाकर दानों को खाती रहती है तथा आधा शरीर बाहर लटका रहता है। आधा शरीर तो बाहर लटका रहता है और आधा ये क्या करती है? अपना सर अंदर डला के उन दानों को खाती रहती है। गिडार अपने जीवन काल में कितनी बार? 5 बार त्वचा का निर्मोचन करता है, ठीक है। 13 से 20 दिन में पूर्ण विकसित हो सकती है। 13 से 20 दिन में तो अंडे के बाद 13 से 20 दिन में तो ये पूरी विकसित हो सकती है। पूर्ण विकसित सुंडी की लंबाई 35 मिलीमीटर होती है, ठीक है।
सुंडी कृमिकोष में परिवर्तित होने से पहले फलियों से निकलकर भूमि में 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर मिट्टी को खोल बनाकर कोशावस्था में बदलती रहती हैं। ठीक है, सुंडी जो कृमिकोष में परिवर्तित होने में प्यूपा में बदलने से पहले क्या करती हैं, 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में जाकर कोश अवस्था में निर्माण करती है। साधारण अवस्था में जो कोश अवस्था होती है वो 8 से 15 दिन के पूर्ण हो जाती है, यानी जो सुंडी होती है 8 से 15 दिन में कोश अवस्था में बदल जाती है। अब प्रबंधन कैसे कर सकते हैं इसका, देखिए सस्य प्रबंधन खेती में। गर्मियों के दिनों में मई जून माह में खेतों में गहरी जुताई करने से भूमिगत कोशितों लटों प्रोड़ों के बाहर आ जाने से जैविक परभक्षी परजीवी अजैविक तापक्रम कारकों के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो गर्मियों के दिन होते हैं वो मई जून, उसमें क्या करते हैं, हमें गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे इनके अंदर जो पड़े हैं, ठीक है, अर्भकण, वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। वो बाहर आ जाएंगे तो कोई ना कोई उनको खा लेगा, जो परभक्षी परजीवी जीव है, और तापक्रम धूप के कारण नष्ट हो जाएंगे। खेतों में प्रकाश पास व फिरोमेन पास लगाकर फल वेदक वयस्क सल्बों को आकर्षक कर नष्ट कर सकते हैं। खेतों में कहीं लाइट जला के फिरोमेन पास होता है आकर्षित करके, ठीक है। फिरोमेन क्या होता है, फिरोमेन पास में क्या होता है ये भी अपन देखेंगे आगे, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। आपको मैं नॉर्मल सी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं वैसे एक फिरोमेन एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिनकी तरफ ये आकर्षित होते हैं, ठीक है, फिरोमोन पास। वो पदार्थ वहाँ पर लगाकर इनको आकर्षित करके एक जगह इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं। जैसे जो चींटियाँ होती है, आपने देखा होगा, देखा कभी चींटियाँ देखी है? चींटियाँ देखी होगी आपने। चींटियाँ हमेशा एक चींटी, दो चींटी, 3, 4, ये एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये जो आगे वाली चींटी होती है ना, ये आगे चलते चलते फिरोमेन नामक रासायनिक पदार्थ यहाँ पर छोड़ती जाती है, और उसको सूंघते हुए जो पीछे वाली चींटियाँ है वो देखती जाती है, प्रत्येक चींटी छोड़ती जाती है, ठीक है। उसको सूंघते हुए क्या करती हैं, चींटियाँ आगे बढ़ती रहती है, और उनको पता चलता रहता है कि आगे वाली जो चींटी है वो इसी रास्ते पर गई है आगे, ठीक है। फिर देखिए, फल छेदक कीट का नियंत्रण पीले संतरे रंग के गेंदा की अफ्रीकन लंबी प्रजाति पास फसल के रूप में उगा कर भी की जा सकती है। जो फल छेदक कीट होते हैं वहाँ पर एक अफ्रीकन लंबी प्रजाति पास फसल उगा कर भी अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। गेंदा और टमाटर को कतारों 1:14 में उगाकर टमाटर फल छेदक द्वारा क्षति कम की जा सकती है, ठीक है। गेंदा और टमाटर की फसल को इसके नुकसान से बचाने के लिए हमें जो अफ्रीकन लंबी प्रजाति पास फसल है वो 14 तो क्या करनी चाहिए अपन को, टमाटर एंड इनकी, और उसके बाद एक ये अमेरिकन फास्ट फसल की कतार बो देनी चाहिए। दवाइयाँ कौन कौन सी छिड़काव कर सकते हैं, तो देखिए, खड़ी फसल में जो फल वेदक नियंत्रण करने के लिए हमें मेलाथियान का छिड़काव, क्यूनेल फोस का छिड़काव 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव, या फसल की पुष्पित अवस्था में, फसल जब पुष्प की अवस्था में होती है तो अपन क्यूनोल फोस क्या छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव क्या करना चाहिए, 15 दिन पश्चात पुनः दोहराना चाहिए। आज अगर छिड़काव किया तो 15 दिन बाद फिर से हमें छिड़काव करना चाहिए। तो ये था चने का फली छेदक। अब अपन पढ़ते हैं गेहूं का तना छेदक रोग। भाई गेहूं का तना छेदक रोग क्या होता है, तो देख लेते हैं भाई अपने कौन सा है, ठीक है। नाम वही, यानी गेहूं के तने को खाने वाली कीट है। देखिए, वर्गीकरण में नाम तो वही है, आपको पता है, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, हमें एक बार बता दिया तो पता तो चल गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, ठीक है। अब आपको ये मैं जितनी बार भी लिखूंगा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं ये 10 बार अगर इसमें लिखूंगा, 10 बार आपकी अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और 10 दिन आपको फिर ये याद हो जाएगा कि कोई भी कीट आए तो संघ उसका आर्थ्रोपोडा है और वर्ग कौन सा है, इंसेक्टा ही है, ठीक है। फिर देखिए, गेहूं का तना छेदक का संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल नोक्ट्यूडी और सिसेमिया इन्फेरेंस, ठीक है, सिसेमिया इन्फेरेंस, ठीक है। ये मैं बार बार लिखाने का इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर बार बार साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 बार में आपको याद हो गया तो एक लगभग मैं आपको बता दूँ, हर एक साल छोड़ के एक सवाल ऐसा आता ही है
जो किसी कीट का वर्गीकरण पूछता है तो हमें ये 4-5 नाम उस टाइम लिखने होंगे, ठीक है। इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। और एक अपन ने बाद में पढ़ा था काटरा, पीछे कौन सा पढ़ा था? कातरा, कातरा पढ़ा था। कातरा को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकन शत्रु के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नष्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए, भारतवर्ष मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भारतवर्ष में कहाँ, भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में पाया जाता है। लेकिन लक्षण क्या क्या है? जो प्रौढ़ कीट होता है, इसका जो प्रौढ़ यानी जो वयस्क कीट होता है, वो सफ़ेद से भूरे रंग का 10 से 12 मिलीमीटर लंबा और पंख विस्तार 18 से 20 मिलीमीटर होता है। पंख विस्तार क्या होता है? 18 से 20 मिलीमीटर का और भूरे रंग का होता है, ठीक है। अगले पंखों के किनारों में काली लाइनें होती हैं। अगले पंखों के किनारों में काली लाइनें पाई जाती है। पिछले पंख सफ़ेद होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, गेहूं के तना छेदक में। अब अगले और पिछले पंख क्यों होते हैं? अपन ने पहली क्लास में, कल के वीडियो में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि कीटों के अंदर सामान्यतः 2 जोड़ी, कितने? सामान्यतः 2 जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं, जो वक्ष पर पाए जाते हैं। कितने? वक्ष पर। 3 भाग होते हैं कीट के, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। सिर में तो होते हैं 6, यानी 6 इनके खंड होते हैं, ठीक है। वक्ष में होते हैं 3 और 11 होते हैं उदर में, ठीक है। तो वक्ष का जो दूसरा और तीसरा, वक्ष का दूसरा और तीसरा, और अगर देखें ऐसे कि कीट के कौन से दूसरे और वक्ष के दूसरे और तीसरे खंड में क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे पूछ ले कि कीट के कौन से खंड में वक्ष पाए जाते हैं, तो कीट का 8वां और 9वें खंड में पंख पाए जाते हैं। अब इनके पोषक पौधे कौन से हैं? इनका कीट का प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना, रागी आदि पर अधिक होता है। ये गेहूं, जौ, धान, मक्का इन पर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सती एवं महत्व क्या है इसका? तो इस कीट की सुंडी हानिकारक अवस्था है। सुंडी जो है इस कीट की, वो हानिकारक अवस्था होती है, नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, जो कि पौधों के तनों में घुस जाती है। इसीलिए इसका गेहूं का तना छेदक रखा गया नाम। तनों में घुसकर क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जो मध्य कलिका सूखकर मृत भोग में परिवर्तित हो जाती है, डेड हार्ट में, यानी मरी हुई से दिखाई देती है प्रारंभ में। तथा ऐसे पौधे में बाल या सूखी और खोखली रह जाती हैं। बाल या एकदम सूखी रह जाती है और खोखली रह जाती है। तने, अब तना आपको पता है पौधे का भाग है, तना कितना इंपॉर्टेंट है। तने से ही क्या होता है? जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज, लवण, पानी ऊपर की तरफ भेजा जाता है। अब ये बीच में से ही खा लेंगे, तने को ही नष्ट कर देंगे तो ऊपर क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा। चाहे पानी जड़े कितने ही सोख ले, खनिज, लवण, अच्छे अच्छे पोषक पदार्थ सोख लें, लेकिन आगे तो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, मृत भोग में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे पौधे में बाल या सूखी और खोखली रह जाती है। ये कीट अप्रैल से जुलाई तक गन्ने पर, देखिए बड़ा क्या बोलते हैं, रसिया कीट है, मनमोजी। देखिए, इसकी डाइट भी फिक्स है। जब अप्रैल से जुलाई के बीच ये सक्रिय होता है तो ये गन्ने की फसल को खाता है। फिर जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय रहता है, ठीक है। पहले तो कहते हैं ना, खाने से पहले मीठा खाना चाहिए, तो साल की शुरुआत में अप्रैल से जुलाई के बीच ये बढ़िया मीठा सा गन्ने को खाता है, ठीक है। और जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय रहता है, ठीक है, धान को खाता है। उत्तरी भारत में शुष्क मौसम में ये गेहूं, मक्का, जवार पर आक्रमण करता है। जब सूखा मौसम होता है तो उत्तर के भारत में ये गेहूं, मक्का, जवार पर आक्रमण करता है, ठीक है। अपनी सेना लेकिन बड़े अच्छे से नष्ट करता है पूरे। जीवन चक्र की चर्चा करें अपन, देखिए इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है अंडा। अंडे से निकलती है लट सुंडी वो आगे है, देखिए क्रमिक कोष प्यूपा में बदलती है और बाद में प्रौढ़ में बदलती है। टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं।
प्रौढ़ मादा पतियों तथा पतियों के आवरणों पर समूह में पीता भी श्वेत रंग के अंडे देती है। कैसा रंग है इनका? पीता भी श्वेत रंग का। ठीक है, पीता भी श्वेत रंग के अंडे देती है जो प्रौढ़ मादा होती है। कहाँ देती है? पतियों और पतियों के आवरणों पर। ठीक है, मादा अपने जीवन काल में 400 तक अंडे देती हैं, 400 तक अंडे देती है अपने पूरे जीवन काल में। और अंडों को पकाने का उष्मायन काल क्या होता है? 7 से 10 दिन का होता है। इस कीट की सुंडी हल्के रंग की होती है। कीट की सुंडी पहले हल्के रंग की होती है, जो अंडे से निकलने के बाद प्रारंभ में लीफ शीत को क्षति पहुंचाती है। जो लीफ शीत होती हैं, पतियों की जो लीफ शीत होती है उनको क्षति पहुंचाती है। ठीक है, पूर्ण विकसित सुंडी 25 मिलीमीटर लंबी मोतिया या भूरे रंग गुलाबी रंग की होती है। पूरी विकसित जो सुंडी होती है वो कैसी होती हैं? पूरी विकसित होने के बाद ये सुंडी होती है वो लंबी मोतिया व गुलाबी रंग की होती हैं। इसका शरीर चिकना होता है, सुंडी का शरीर चिकना बेलनाकार तथा सिर काले रंग का होता है। ठीक है, शरीर पर गहरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। लट अवस्था दे के 20 से 30 दिनों की होती है। 20 से 30 दिन तक ये लट की अवस्था में रहती है, लट के रूप में रहती है। पूर्ण विकसित सुंडी तने के अंदर ही कोसा अवस्था में बदलती है। फिर ये क्या करती है? तने के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहीं कोष की अवस्था में बदलती है, प्यूपा में बदलती है। कृमि कोष भूरे रंग का होता है। कृमि कोष जो होता है, ठीक है, वो भूरे रंग का होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 मिलीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, कोसा अवस्था से 7 से 12 दिन की होती है। इसकी कोसा अवस्था यानी तने के अंदर कोष अवस्था में 7 से 12 दिन में रहती है। और गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियाँ होती हैं। गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियाँ होती हैं। उत्तरी भारत में ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहती है। मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहती है। अप्रैल से जुलाई तक अपन ने क्या देखा? इसका बड़ा टेस्टी खाना खाती है, गन्ने को। ठीक है, और जुलाई से अक्टूबर तक ये धान पर सक्रिय रहती है। ठीक है, उत्तरी भारत में ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहती है और जब जाड़े का मौसम आता है, बढ़िया सर्दी आती है, तब तक तो ये क्या करती है? शीत निष्क्रियता में चली जाती है। ठीक है, ठंडी निष्क्रियता में चली जाती है। फिर देखिए प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फसल चक्र अपनाकर। ठीक है, यानी जिन फसलों को ये नुकसान पहुंचाती हैं उन फसलों को अपन फसल चक्र के द्वारा बचा सकते हैं। यानी जब ये सक्रिय नहीं होती है, जैसे शीत निष्क्रियता जाड़े में, तब अपन ये जिन चीज़ों को, जिन फसलों को खाती है उनको उगा सकते हैं। मक्का ज्वार के बाद गेहूं नहीं बोना चाहिए। मक्का और ज्वार के बाद हमें गेहूं नहीं बोना चाहिए। ठीक है, ये रखना। मृत गोप वाले पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यानी जो डेड हर्ट पौधे होते हैं, मृत गोप, ठीक है, उनको उखाड़ना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। आगे देखिए जैविक प्रबंधन क्या है, कौन से कीट इनको खाते हैं। तो कीटों की सुंडियों के नियंत्रण है तो प्राकृतिक जो इनके शत्रु है जो इनको खाते हैं, ब्रोकेन किलोनिस, ब्रोकेन जेलिकी, ठीक है, इत्यादि का नियंत्रण है तो उपयोग में लेना चाहिए। इन कीटों को अपन को पालना चाहिए। ठीक है, फिर रासायनिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। फसल पर कीट का प्रकोप होने पर क्लोरपाइरोफिस, जो क्लोरपाइरोफिस होता है उसका छिड़काव, या फिर क्यूनोल फोस की दवाइयों में से किसी एक का पानी के साथ घोल मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। पानी के साथ घोल मिलाकर क्या करता है, ये इनका फसल के साथ अपन को छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये था अपन नियंत्रण कर सकते हैं कैसे। ठीक है, तो आज अपन ने देखिए 3 पढ़े हैं, टिड्डा फड़का, उसके बाद अपन ने पढ़ा चने का फली छेदक कीट, और अभी लास्ट में अपन ने पढ़ा गेहूं का तना छेदक। ठीक है, फिर मेथी और सरसों का मोइलान, आने वाले 3-4 और कीट हैं, 10 कीट हैं टोटल, 5 कीट और बचे, वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।